नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश में हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। G20 में भारत की बड़ी शान से शशि थरूर भी गदगद, इस IAS अधिकारी को बताया हीरो। यूक्रेन पर बात, चीन पाक को दिखाई औकात, G20 समिट में कैसे पीएम मोदी ने साधे कई निशाने। खालिस्तान की अब खैर नहीं, सुनक और पीएम मोदी ने मिलकर बनाया तगड़ा प्लान। 50 करोड़ फीस हाइक पर सनी देओल का रिएक्शन, कहा इसका फैसला प्रोड्यूसर लेता है, मुझे पैसों की खातिर प्रोजेक्ट पर बोझ नहीं बनना। राहुल बोले इंडिया गठबंधन से सरकार चिढ़ गई, इसलिए देश का नाम बदलना चाहती है। बीजेपी जो करती है उसका हिंदू से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने G20 समिट में जारी किए गए दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारती शेरपा की जमकर तारीफ की। थरूर ने अमिताभ कांत की सराहना करते हुए कहा कि ये बेहद खास उपलब्धि है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारत में G20 शेरपा अमिताभ कांत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि G20 में भारत के लिए गौरवशाली क्षण था। अपने एक इंटरव्यू में रूस यूक्रेन पर पैराग्राफ पर आम सहमति बनाने संबंधी कांत की टिप्पणियों के टैग करते हुए थरूर ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, बहुत खूब अमिताभ कांत, ऐसा लगता है कि जब आप अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा का चयन किए थे, उस दौरान भारतीय वन सेवा ने एक उत्कृष्ट राजनयिक खो दिया। शनिवार रात की पोस्ट में कहा, दिल्ली घोषणा पत्र पर आम सहमति को लेकर भारत G20 शेरपा का कहना है कि रूस चीन से बातचीत की गई, गत रात ही अंतिम मसौदा मिला। G20 में भारत के लिए गर्व का क्षण, भारत ने शनिवार को बड़ी कूटनीति जीत हासिल करते हुए रूस यूक्रेन युद्ध पर काफी मतभेदों के बावजूद G20 शिखर सम्मेलन में सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी किया। आपको बताते चले कि कांत ने लीडर समेत अपनाए गए G20 घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों के एक दल ने 200 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार बातचीत की। संयुक्त सचिव ई गंभीर और के नागराज नायडू समेत कई राजनयिकों के दल ने 300 द्विपक्षीय बैठकों की और G20 लीडर समिट के पहले दिन सर्वसम्मति बनाने के लिए विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर अपने समर्थकों को 15 मसौदे वितरित किए। कांत ने कहा, पूरे G20 शिखर सम्मेलन का सबसे जटिल हिस्सा भू राजनैतिक पैराग्राफ पर आम सहमति बनाना था। ये 200 घंटे से अधिक समय तक लगातार बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकों, 15 मसौदों के साथ किए गए। कांत ने कहा कि इस प्रयास में नायडू और गंभीर ने उनका काफी सहयोग किया। G20 समिट में यूक्रेन के मुद्दे पर चीन खुलकर रूस की बात कर रहा था और उसकी बातें पश्चिमी देशों को चुभ रही थी। सवाल ये था कि क्या सिर्फ यूक्रेन के मुद्दे पर इस समिट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ऐसे सूरत में भारत की तरफ से मैराथन मीटिंग का दौरा शुरू हुआ और संबंधित देशों को समझाने की कोशिश की गई। भारत में आयोजित G20 सम्मेलन को सफल आयोजन माना जा रहा है। इस मीटिंग में यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे पर आम सहमति बनाना किसी बड़ी चेतावनी से कम नहीं है, लेकिन भारत चीन रूस और G7 के देशों को समझाने में कामयाब रहा। फ्रांस को इस बात से अधिक आपत्ति थी कि वार अगेंस्ट यूरोप का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बता दें कि ड्राफ्ट में वार इन यूक्रेन का इस्तेमाल था। हालांकि कई दौर की बातचीत के बाद विदेश मंत्री रूस और राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका को समझाने में कामयाब हुए। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रविवार को कहा कि यहाँ लीडर समिट में अपनाए गए G20 डिक्लेरेशन पर आम सहमति बनाने के लिए भारतीय राजनयिकों के एक दल ने 200 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार बातचीत की। संयुक्त सचिव ई गंभीर और के नागराज नायडू समेत राजनयिकों के एक दल ने 300 द्विपक्षीय बैठक की और G20 लीडर समिट के पहले दिन
सर्वसम्मति बनाने के लिए विवादास्पद यूक्रेन संघर्ष पर अपने समकक्षों को 15 मसौदे वितरित किए। कांत ने कहा कि पूरे G20 शिखर सम्मेलन का सबसे जटिल हिस्सा भू राजनैतिक पैराग्राफ पर अहम सहमति बनाना था। ये 200 घंटे से अधिक समय तक लगातार बातचीत, 300 द्विपक्षीय बैठकों, 15 मसौदों के साथ किया गया। कांत ने कहा कि इस प्रयास में नायडू और गंभीर ने उनका काफी सहयोग किया। भारत इस विवादित मुद्दे पर G20 देशों के बीच अभूतपूर्व आम सहमति बनाने में कामयाब रहा और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का उल्लेख करने से बच गया और इसके बजाय सभी देश से एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता एवं सुप्रभुता के सिद्धांतों का सम्मेलन करने का आह्वान किया गया। घोषणा पत्र में कहा गया कि हम सभी देश से क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून एवं शांति तथा स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान करते हैं। यूके में मौजूदा खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के सामने खालिस्तान के मुद्दे को उठाया। खालिस्तान की अब खैर नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ मुलाकात में पीएम नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान तत्वों और भारत विरोधी तत्वों की सक्रियता का मुद्दा भी उठाया। दिल्ली में आयोजित G20 समिट के इतर द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान सुनक और पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। मीटिंग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक एक्टिविटीज, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा, रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों के बारे में भारत की चिंताओं के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए सुनक ने कहा कि दोनों देशों के पास खुफिया जानकारी साझा करने के लिए वर्किंग ग्रुप्स हैं ताकि इस प्रकार के हिंसक उग्रवादी को जड़ से खत्म किया जा सके। ये वास्तव में एक अहम सवाल है और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यूके में किसी भी तरह का उग्रवाद या हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए हम विशेष तौर से पीकेआई खालिस्तान समर्थक चरम से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यह भी कहा कि उनकी सरकार विशेष रूप से खालिस्तान समर्थक उग्रवाद से निपटने के लिए भारत सरकार के संपर्क में है। इस प्रकार के हिंसक तत्वों पनपने नहीं दिए जाएंगे। दोनों देश इनके विरोध में मिलकर काम करेंगे। उग्रवादियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हिंदू परंपराओं और भारतीय मान्यताओं पर सुनक पूरा भरोसा करते हैं। यही वजह है कि उनका पहला भारत दौरा कई मायनों में अहम है। दिल्ली पहुंचते ही ऋषि सुनक ने कहा था कि G20 भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। भारत इसकी मेजबानी के लिए सही समय पर सही देश है। भारत की धरती पर ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले हिंदू प्रधानमंत्री का स्वागत बेहद गर्मजोशी से हुआ। दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरते ही सुनक ने भी भारतीय संस्कृति और परंपरा का परिचय दिया। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति भी एयरपोर्ट पर मौजूद सभी नेताओं और अफसरों से मिली। जान लें कि ऋषि सुनक अपने भारतीय और हिंदू होने पर हमेशा गर्व करते हैं। भारत आने से ठीक पहले ही सुनक ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अपनी भारतीय जोड़ों और भारत से अपने संबंधों पर बहुत गर्व है। मेरी पत्नी भारतीय है और एक हिंदू होने के नाते मेरा भारत और भारत के लोगों से हमेशा जुड़ाव रहेगा। सुनक का हिंदुत्व और हिंदुस्तान को लेकर लगाव बार बार दिखाई दिया है। G20 समिट में शिरकत करने के लिए इतर सुनक आज दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर भी गए थे। गदर 2 के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सनी देओल ने अपनी फीस हाइक पर बात की। सनी ने कहा कि फीस कितनी मिलनी चाहिए इसका फैसला प्रोड्यूसर करता है। सनी ने कहा कि उन्हें गदर 2 करने के लिए 50 करोड़ फीस नहीं मिली है। सनी के मुताबिक वो कभी भी फीस को दिमाग पे रखकर फिल्म नहीं करते, वो प्रोड्यूसर पर बर्डन नहीं बनते। सनी देओल हाल ही में रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में पहुंचे थे। गदर 2 ने 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। ऐसे में क्या वो 50 करोड़ रुपए फीस डिजर्व करते हैं? जवाब में सनी ने कहा, पैसे क्या लेना है, ये तो प्रोड्यूसर डिसाइड करता है।
वो जितना बना पाएंगे उस हिसाब से देंगे। प्रोड्यूसर चाहे जितने पैसे दें, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पैसों के चक्कर में किसी प्रोड्यूसर या प्रोजेक्ट पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। सनी देओल ने गदर 2 की सफलता के बाद अपनी फीस 80% बढ़ा दी है। पहले उनकी फीस 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच थी। रिपोर्ट के मुताबिक सनी अब 20 करोड़ से ज्यादा की फीस लेंगे। इसके अलावा वो अक्षय कुमार की तरह प्रॉफिट शेयरिंग भी लेंगे। इसका मतलब सनी अब फिल्म की कमाई में हिस्सा लेंगे। गदर 2 की मेकिंग से जुड़े कुछ लोगों के मुताबिक सनी देओल पहले ही फीस लेकर किनारे हो गए थे। फिल्म की मेकिंग से पहले उन्हें उनकी मार्केट फीस दे दी गई थी। गदर 2 ने शुक्रवार को बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिल्म ने रिलीज के 29 दिन बाद ये कारनामा किया है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 512 करोड़ रुपए हो गए हैं। इसके साथ ही दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर शाहरुख खान की पठान है। पठान ने 543 करोड़ रुपए की लाइफ टाइम कलेक्शन किया था। इस हिसाब से गदर 2 को पठान के रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अभी भी 34 करोड़ रुपए कमाने होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूरोप दौरे के तीसरे दिन पेरिस के साइंसेज प्रो यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि सरकार हमारे इंडिया गठबंधन के नाम से चिढ़ गई है, इसी वजह से देश का नाम बदलना चाहती है। मैंने गीता पढ़ी है, उपनिषद पढ़े हैं और कई हिंदू किताबें भी पढ़ी। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी जो करती है उसमें कुछ भी हिंदूवादी नहीं। राहुल आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां वे एक प्रवासी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वे G20 समिट खत्म होने के 2 दिन बाद यानी 13 सितंबर को भारत लौटेंगे। राहुल ने देश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी बातचीत की। उन्होंने कहा बीजेपी और आरएसएस भारत की निचली जाति, पिछड़ी जाति और इसके अलावा अल्पसंख्यकों की अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रही है। मैं ऐसा भारत नहीं चाहता जहां लोग एक दूसरे के साथ बदसलूकी करें। बीजेपी की विचारधारा पर राहुल ने कहा कि मैंने कभी किसी हिंदू किताब में नहीं पढ़ा और न किसी हिंदू विद्वान से सुना कि आपको इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। जो आपसे कमजोर है, ये बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है। उनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वे सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत में सिख समुदाय सहित 20 करोड़ लोग असहज महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। इसे ठीक करने की जरूरत है। ऐसे अल्पसंख्यक भी हैं जो असहज महसूस करते हैं। ऐसी महिलाएं भी हैं जो सुरक्षित महसूस नहीं करती। शुक्रवार को ब्रसेल्स के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कहा, हम रूस यूक्रेन जंग पर देश के रुख का समर्थन करते हैं। रूस से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे पर ही स्टैंड लेता है जो सरकार ने लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस और अमेरिका दोनों देश के साथ संबोधन से जुड़े एक सवाल पर राहुल ने कहा, भारत एक बड़ा देश है। हमारे कई देशों के साथ संबंध और पार्टनरशिप है। भारत का हक है कि वो जिसे चाहे उसे रिश्ते रख सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा, भारत में इस वक्त महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के विजन के बीच लड़ाई है। लोकतंत्र और संस्था पर हमला हुआ है। हिंसा, भेदभाव बढ़ रहा है। अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और निचली जातियों पर हमला किया जा रहा है। इंडिया अलायंस को लेकर सरकार घबराई हुई है। हम भारत की आवाज है। इसे लेकर प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, इसलिए वो देश का नाम बदलना चाहते हैं। ये पूरा मुद्दा अडानी पर मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, जिससे देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे देश और दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।